Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, सेकेंड आर्टिकल में एक मेगालिथिक साइट के बारे में हम बात करेंगे, थर्ड आर्टिकल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात करेंगे एंड फाइनल आर्टिकल में हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके हम इन सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए अभी पास में दो मेजर एक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लगभग 34 लोगों की डेथ हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए संज्ञान लेते हुए कहा कि भाई अब कुछ चीजें सरकार को यहां पर करनी मैंडेटरी हो, जैसे हाईवेज के आसपास जो इलीगल जो भी ढाबा वगैरह बने हुए उनको बंद करने की बात की गई है। अब देखो ये ढाबा क्यों बंद करने की बात की गई है, बिकॉज आप ये मान के चले कि इन ढाबों की वजह से ट्रैफिक जो है एक एरिया में कंजस्ट हो जाता है, इलीगल ट्रक्स की पार्किंग होती है और उस वजह से प्रॉब्लम होती है। मोर ओवर यहां पर एक प्रॉपर आपका बे एरिया बनेगा जहां पे ट्रक्स वगैरह स्टेशन किए जा सकते हैं। आप अननेसेसरी कहीं भी किसी भी जगह पे ट्रक्स को पार्क नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर यहां पर अगर बात की जाए तो लैंड चेंज को भी रेगुलेट करने की कोशिश की है। 40 मीटर तक रेजिडेंशियल एरिया और 75 मीटर तक आपका जो कमर्शियल एरिया है यहां पर आप लैंड यूज को चेंज नहीं कर सकते हो। मोर ओवर हाईवे पुलिस की सर्वेलेंस को भी यहां पे इंक्रीज करने की बात की गई है। तो कहा जाता है कि भाई यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने की बात की गई, जैसे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को आप लेके आइए जिसमें कैमरास का इस्तेमाल कीजिए, आप लाइक सैटेलाइट्स का डाटा का यूज कर सकते हो, तो उन चीजों को यहाँ पे आप यूज कीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है कि भाई जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है आप उसको साइड करेंगे एंड ह्यूमन सेंट्रिक एक कहीं ना कहीं जजमेंट ये आपको देखने को मिलती है। बट इस जजमेंट को देते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो इस तरह की जजमेंट दे सकती? क्योंकि जनरली इस तरह के जो मुद्दे होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आर्टिकल 142 को यूज करते हुए ये कहा कि यहां पर कंप्लीट जस्टिस यानी आर्टिकल 21 के अंदर बात करें तो राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ को इंश्योर करने के लिए सेफ हाईवेज बहुत जरूरी है। तो इस वजह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इस केस में कहा कि भाई एंड जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इट वाज मोस्ट रिक्वायर्ड। तो कहा जाता है कि भाई ये जो पावर है जनरली हर केस में यूज नहीं की जाती, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में यूज की जा सकती है और यहां पे आप लॉ के साथ हार्मनी को इंश्योर करते हैं। मतलब जनरली ये उन केसेस में यूज की जाएगी जहां पे आपका लीगल वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, जहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी नहीं बनी हुई है। मोर ओवर कई बारी जो कुछ आप ये कह सकते हो कि इनजस्टिस है उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है एंड इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म भी आ जाता है जहां पर जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने सो मोटोली जैसे इस केस में अपने संज्ञान में कुछ ऐसे मैटर लेके आते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? देखिए हमारे यहां पर पॉलिटी के अंदर 3 डोमेन आते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो तीनों के पावर जो है वो सेपरेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बट कई बार एक पर्सन दूसरे पर्सन के डोमेन में एंटर करता है। तो जब जुडिशरी आप ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में एंटर करते हैं, इसे कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच। बट ओवररीच वहां है जहां पे आप ये देखते हो कि आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन को या पावर को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो। बट इन केस आप अपने डोमेन में रहते हुए एक लिमिटेड, जब तक गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव का या जुडिशरी आप ये कह सकते हो लेजिस्लेचर का कोई उसके ऊपर कानून नहीं बन जाता, उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसे आप ये कह सकते हो कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है जहां पे एक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन के राइट्स को गवर्नमेंट, जहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपके फेल करते हैं। तो कहा जाता है कि ये कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए इसे यूज किया जाता है एंड फिलहाल अभी ये सेम ही ऐसा एक केस आपको देखने को मिल रहा था। तो इसके बारे में आप याद रखना कि कुछ चैलेंजेस भी है इसको लेके। देखो कहीं ना कहीं एक बात ये आ जाती है कि अब एक्सीडेंट्स को प्रोटेक्ट में विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने की बात कर रहे हो, बट रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते हैं। जैसे कई बार कोई गड्ढा होता है, उस गड्ढे की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हो गए या तेलंगाना का जो एक्सीडेंट था वो गड्ढे की वजह से हुआ था, तो वो चीज आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं वो रोड एजेंसी है जो रोड्स को मेंटेन करने में
कहीं ना कहीं फेल करती है। एंड यहाँ पर रोड साइड ऑब्स्ट्रक्शन भी, जो इलीगल ढाबा है, वो भी एक ऐसे प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। देन पुअर इन्फोर्समेंट, क्योंकि जो आपकी एजेंसीज हैं जो सर्वेलेंस वगैरह करते हैं वो भी अपना काम ठीक से नहीं करती हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अबाउट द मेगालिथिक साइट। ग्रीक वर्ड मेगा मीन्स बड़ा, लार्ज, एंड लिथोस मीन्स पत्थर। तो यहां पर बड़े पत्थर की जो साइट्स हैं उन्हें मेगालिथिक साइट कहा जाता है। विदर्भ एरिया में वर्ली खांदर जो एरिया है वहां पर अभी रिसेंटली एक्सकवेशन की गई है। इस एक्सकवेशन के अंदर क्या हुआ है, जैसे हमें ना एक मनहीर टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हो कि बेडिंग देखने को मिली है। यानी यहाँ पर बरियल साइट जो थी वो मनहीर स्टाइल में थी। मनहीर स्टाइल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड है, इसके नीचे आपने पर्सन को बरी किया एंड इसके ऊपर कुछ एक लंबा सा पत्थर आप प्लेस कर देते हैं। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि एक स्टैंडिंग एक पत्थर को वर्टिकली जब आप खड़ा करते हो ग्राउंड के ऊपर, इंडिविजुअल मोनोलिथ यानी एक सिंगल बड़े पत्थर को, तो इस तरह की बरियल साइट्स को मनहीर कहा जाता है। तो यहां पे आपको मनहीर विद सर्कल्स देखने को मिले, स्टोन सर्कल्स। तो एक बड़ा मनहीर लगाया और उसके आसपास यहां पे पत्थर लगा दिए। तो कहते हैं उसके साथ साथ यहां पर 50 घड़े मिले। कहा जा रहा है कि इस घड़े में हो सकता है कि वीट या राइस वगैरह कुछ ऐसी या लिक्विड किसी चीज को स्टोर किया हो। तो मींस ये आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे, बट क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाती है ऐसी चीजों की, तो ये अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि ये खाली घड़े थे। ज्यादातर आपको ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसके ऊपर ये आपको एक्सकवेशन साइट मिली है। तो ये पॉट जो है जनरली इन ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर देखने को मिले, और रिसर्चर ये कहते हैं कि भाई इसमें आफ्टर लाइफ की बिलीफ हो सकती है इनकी। एंड मोर ओवर यहाँ पर कॉपर के नेकलेस मिले, आयरन के टूल्स मिले एंड कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिले। तो जनरली अगर हम बात करें आयरन एज जो मेगालिथिक से आप रिलेट कर सकते हो, तो इसमें कुछ चीजें थी, जैसे हथियारों का बनना, जिसके बाद से वॉर आपकी चेंज हो गई। देन कहीं ना कहीं जो हुई है सिकल्स है, एक्सेस है, इनके बनने से एग्रीकल्चर चेंज हुई। एंड मोर ओवर जो जैसे स्टाप्स वगैरह बने, तो हॉर्स गेयर बनने से लड़ाई की जो दशा एंड दिशा है वो बदल गई। मोर ओवर यहाँ पे जैसे पर्सन की डेड बॉडी के साथ जो आप ब्लैक रेड यहाँ पे लाइक ये जो पॉट्स को यूज करते थे, तो यहाँ पे इन्हें बनाया कैसे जाता था, कहते कि भाई ऑक्सीजन की कमी में ब्लैक कलर आता था, ऑक्सीडेशन की वजह से रेड कलर आता था। उसके अलावा ज्वेलरीज वगैरह में गोल्ड, कॉपर ऐसे कुछ चीजें देखने को मिल जाती थी, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी देखने को मिल जाते थे, कुछ टूल्स भी। तो कहा जाता है कि ये बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में। एंड जनरली ये सेमी नोमैडिक थी, यानी ह्यूमन सेटलमेंट यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो राइस, रागी, कुडू ऐसे कुछ जो आपकी क्रॉप्स है इनके बारे में वो जानते थे। एंड इन्होंने इरिगेशन भी अपने हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो ज्यादातर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर पेनिनसुलर पार्ट में, महाराष्ट्र में खासकर आपको बहुत सारी इनकी साइट्स देखने को मिल जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कहते हैं कि भाई अभी रेडियो डेटिंग इसकी करेंगे या एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें ये पता लग पाएगा कि एक्चुअल में किस फेज से बिलोंग करता था और किस तरह की ये साइट रही है आपकी। तो इससे रिगार्डिंग ये आपका मेंस का क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। इथेनॉल ब्रांडिंग, देखो इथेनॉल ब्रांडिंग तीन तरीके से होती है, तीन तरीके से इथेनॉल बनती है। पहला तरीका है जहां पे आप फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं, जिसमें खासकर आपका ग्लूकोज लेवल अच्छा खासा हो, जैसे फर्मेंटेशन की जाती है, जैसे जिससे बियर बनती है। इथेनॉल इज लाइक अल्कोहल, तो वो इथेनॉल जो आपकी बनती है तो वो फर्मेंटेशन से बनती है। और फर्मेंटेशन के अंदर ज्यादातर हाई शुगरी कंटेंट को आप यूज करते हो, जैसे शुगर केन हो गया, या आप यहाँ पे राइस का यूज कर सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफी ठीक ठाक देखने को मिले। दूसरी तरफ आप सेकेंड जनरेशन में जाते हो तो उसमें आप जो वुडी क्रॉप्स हैं, यानी जो वेस्ट है या सड़ी गली क्रॉप्स है, उनका इस्तेमाल कर लेते हो। एंड तीसरी में आप एल्गी का इस्तेमाल करते हो। तो एक बात हमें समझ में आई, वेस्ट एशिया के जो ऑयल क्राइसिस है इसकी वजह से इंडिया के इंपोर्ट जो 85% क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में हम डिपेंडेंसी रखते हैं, तो कहते हैं इससे हमें ये बात समझ में आई कि अब हमें फोकस करना होगा कहीं ना कहीं 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर। तो ब्लेंडिंग क्या है कि आप पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करते हो, बट यहाँ पे 100% ब्लेंडिंग का मतलब है कि पूरा ही आप इथेनॉल लेके आ रहे हो, तो ब्लेंडिंग नहीं कहोगे आप इसे। इससे कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन देखने को मिलेगी।
एनर्जी सिक्योरिटी सॉरी। तो क्या है कि अब 100% अगर ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे ही ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो कहते हैं ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्लस एडिशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा। जितना कार्बन ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही कार्बन बाय द एंड ऑफ द लाइफ ये निकालेगा। तो कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसे हैंडल करती है। शुगर केन के अलावा मेज, ब्रोकन राइस, डैमेज फूड क्रॉप्स, इनको भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे E10 हमने स्टार्ट किया था जहां पर 90% पेट्रोल एंड 10% इथेनॉल था। अभी जो करंटली इंप्लीमेंट कर रहे हैं 80% इथेनॉल 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल को यूज कर रहे हैं। एंड अब E100 यानी फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को हम प्रमोट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इसको भी यूज कर सके, इथेनॉल को भी। तो कहते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आपके रबर या मेटल वाले पार्ट है वो इरोड कर जाते हैं, क्रोजन हो जाती है उनकी, वो प्रॉब्लम है। प्लस इंजन की कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो इंजन की भी लाइफ कम हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई इसमें एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल जो पेट्रोल होता है उसके मुकाबले में। एंड इसको स्टोर करना, ले जाना, लाना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कहा जाता है कि एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने रहेगी कि भाई अब हम फूड क्रॉप्स के लिए पहले ही बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं एंड क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी वर्नेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो ऐसे दौर में जहां पर हमारे पास फूड सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस हैं आने वाले फ्यूचर में, क्या हमें फ्यूल को प्रमोट करना चाहिए जो फूड क्रॉप से जनरेट हो रहा है? तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मोरओवर बात यह है कि इससे हमारे इंपोर्ट बिल्स कम होंगे, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, हमारे एमिशंस कम हो जाएंगे एंड ये कैफ नॉर्म्स जो है हम उसको भी प्रमोट कर पाएंगे। बट इसके लिए हमें सेकेंड जनरेशन को प्रमोट करने की जरूरत है जहां पर डैमेज फूड क्रॉप्स को हम यूज कर सकें। तो कहते हैं कि भाई देखो इंसेंटिव आपको फ्लेक्सिबल फ्यूल को प्रोवाइड करनी चाहिए, टैक्स ब्रेक्स आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए व्हीकल्स जो यूज करें उनको। एंड मोर ओवर सेकेंड जनरेशन को आपको प्रमोट करना होगा जहां पर आप शुगर केन को नहीं या ऐसे फूड क्रॉप्स को यूज ना करके नॉन फूड क्रॉप्स को आप यूज कर सके। या आप सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव की बात करें तो आपको हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना होगा। तो यहां पे यह आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन है, प्लीज एक बार देख लेना। देन आज लोकेशन की बात करें तो हमारे पास सेंट्रल अफ्रीका से एक कंट्री आई है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 9 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला। सो याद रखना अभी इनके कुछ क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पर इस वाले एरिया में, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका न्यूज में ये आपका अटलांटिक ओशन में खुलता है। डेट्स इट, आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।